हेलो बच्चों। टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस और हम रेजोनेंस के लिए कुछ प्री रिक्विजिट जो नॉलेज चाहिए वो देख रहे थे। उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर रहे थे। फुल फ्लेज हाइब्रिडाइजेशन हम नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा, जिससे हमने CH4 मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किया। फिर हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखा sp2, जिसमें एक पाई बॉन्ड होता है, उसमें हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किया। ये क्या था? तो अल्केन था, ठीक है। ये क्या था? तो अल्कीन था, ठीक है। और उसके बाद हम sp हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन का वो एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे हम CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पे नो पाई बॉन्ड नहीं था। यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट? वन पाई बॉन्ड एंड हियर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट? टू पाई बॉन्ड्स। नाउ जितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे उससे जो बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पे कोई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं था, सभी हाइब्रिडाइजेशन में शामिल थे, मतलब sp3 हुआ था, तो यहाँ पे नो पाई बॉन्ड हुआ। यहाँ पे एक हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं हुआ था, कौन सा? 2pz वाला, तो वहाँ पे हमें एक पाई बॉन्ड मिला। यहाँ पे s और p शामिल होने वाले हैं, मतलब p के दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा? तो दो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन, ये कार्बन 6, तो ये क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p2। अभी तक तो आपको समझ जाना चाहिए कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट के s सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट के s सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट के ही p सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा कार्बन का इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे उसको ऑर्बिटल से भी दिखा देते हैं। ऑर्बिटल एक आएगी, s सबशेल में एक ऑर्बिटल रहता है, अभी के लिए इतना ही पता है आपको। उसके बाद p में 3 रहते हैं, अभी के लिए ये इतना ही पता है। बाकी जब हम क्वांटम नंबर्स देखेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री देखेंगे, तो क्वांटम केमिस्ट्री में सारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए तो हम रेजोनेंस समझाना चाहते थे, लेकिन रेजोनेंस में ये सारी चीज़ें हमें लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? तो आपको सिंपल ग्राउंड स्टेट कार्बन को एक्साइटेड स्टेट कार्बन कर लेना है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? एसिटिलीन मॉलिक्यूल। एसिटिलीन मॉलिक्यूल ये होता है एसिटिलीन, ठीक है। तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना है, तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमेशा क्या होता है? प्रमोट हो जाता है। कहाँ पे प्रमोट होता है? तो 2p में प्रमोट हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये तो वैलेंस नहीं हुआ, मतलब क्या? इनर ऑर्बिटल है 1s2, तो उसको ध्यान नहीं देंगे उसकी तरफ। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे कितने बचे? तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे, लाइक दिस। अब यहाँ पे आएगा हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मिक्सिंग। अब मिक्सिंग में क्या होगा? तो एक S और एक P ये मिक्स होंगे। अब एक S और एक P मिक्स हो रहा है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से बनेंगे? तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये जैसे कि वैसा, यहाँ पे क्या बना? दो बॉक्सेस बने और दोनों बॉक्सेस के नाम क्या है? यहाँ पे S था, ये P था, तो अब sp बना और sp बना। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कितने? 2। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन मिक्स्ड कितने? 2। तो नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने? तो 2। तो ये कौन से हुए? 2py हुआ और 2pz हुआ। उसमें इंडिविजुअली कितने हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन से हुए? तो हाइब्रिडाइज्ड हुए। हाइब्रिडाइज्ड जो मिक्सिंग और रिकास्टिंग में शामिल होने वाले हैं। एंड दिस इज व्हाट? अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे यूज़ करेगा अपना कार्बन, जो कि कौन से हाइब्रिड स्टेट में? अभी sp हाइब्रिड स्टेट में है। तो देखो कार्बन निकालना, उसका जो sp के दो ऑर्बिटल रहेंगे। अब देखो दो ऑर्बिटल में आपको याद रखना है मैक्स सिमेट्री एंड मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। तो सिमेट्री ज़्यादा चाहिए और रिपल्शन क्या चाहिए? कम चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो ये दो ऑर्बिटल हुए कार्बन के, जो क्या है? ये है sp और ये भी क्या है? sp। तो ये ऐसे ही रखेंगे। बाकी हमें कौन से दो एक्सप्लेन करने हैं? और अनहाइब्रिडाइज्ड वाला 2py और अनहाइब्रिडाइज्ड वाला 2pz। तो उसके लिए और जगह लगेगी, तो मैं नीचे फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है
ठीक है, यहाँ पे कार्बन लिख रहा हूँ। कार्बन का ये देखो, ये हुआ हाइब्रिडाइज्ड वाला sp, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये हुआ हाइब्रिडाइज्ड वाला sp। ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, मैक्सिमम। तो ये हुआ शेडेड पोर्शन वाला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दूसरा कार्बन भी निकालना पड़ेगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग, तो ये उसका sp। ठीक है, यहाँ पे कौन सी ओवरलैप हुई बताओ? यहाँ पे ओवरलैप जो हुई वो क्या हुई? एक्सियल ओवरलैप हुई। अगर ऑर्बिटल ऐसे फ्यूज होता है, ऐसे और ऐसे, तो ये जो बनता है वो क्या होता है? ये तो होता है एक्सियल ओवरलैप। और अगर ऐसे और ऐसे फ्यूज हुए तो उसको क्या बोलते हैं? हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो अभी के लिए यहाँ तक ठीक है। अब हमें दिखाने हैं दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे कार्बन का, इधर वाले कार्बन का एक ही sp दिखाया मैंने, तो दूसरा sp दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे वो होगा मैक्सिमम सिमेट्री के लिए, वो एक दूसरे के क्या रहेंगे? एग्जैक्टली 180 के एंगल पे रहेंगे। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का एंगल क्या होता है? 180 होता है। sp ये देखो 180 का एंगल, 180। तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना दिया है, ये sp है। ये दो कार्बन दिख गए आपको। अब इस कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज्ड दो ऑर्बिटल थे, कौन से? 2py और 2pz मुझे रिप्रेजेंट करने हैं। तो 2py और 2pz कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? तो यहाँ पे देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। ये प्लेनर हुआ, ये एक लीनियर ऑब्जेक्ट हुआ। देखो कार्बन यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये लीनियर स्ट्रक्चर हुआ। अब लीनियर स्ट्रक्चर के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर एक ऑर्बिटल दिखानी है, जो क्या है? 2py ऑर्बिटल है। ये 2py है। तो बच्चों क्या ये 2py है? तो ये क्या 2pz है? नहीं, ये भी 2py है। वो डम्बेल शेप रहता है। डम्बेल शेप में क्या होता है? तो दो दो आपको क्या मिलेंगे? स्ट्रक्चर मिलेंगे, दो स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो दो लोब्स मिलेंगे। अब यहाँ पे 2pz दिखानी पड़ेगी। वो कैसे दिखाई? ऐसे दिखाई, और यहाँ पे भी शेडिंग कर दिया। तो अगर 2py और 2pz क्लियर है, तो ये देखो ये हुआ उसका 2py, ये 2py है, ये भी 2py है। और 2pz दिखाना है इसका, तो 2pz ये हुआ, 2pz और 2pz। नाउ 2py और 2pz दोनों दिखाने के बाद उसको शेड कर लो लाइक दिस। अब देखो पाई बॉन्ड बनेंगे। पाई बॉन्ड कितने बनेंगे? दो बनेंगे। इसका 2py इसके 2py से ऐसे कनेक्ट होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड बने क्या? नहीं, ये तो एक ही पाई बॉन्ड हुआ, जो किसके ओवरलैप से बन रहा है? 2py विथ 2py ऑफ अदर कार्बन। ठीक है, तो ये एक पाई बॉन्ड बना। अब दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? तो ये 2pz विथ व्हाट? 2pz ऑफ अदर कार्बन। तो ये 2pz विथ 2pz ऑफ अदर कार्बन बना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने बने? चार नहीं बने, दो ही बने। एक 2py के ओवरलैप से और एक 2pz के ओवरलैप से। तो यहाँ पे ये बना स्ट्रक्चर एसिटिलीन का। तो एसिटिलीन के स्ट्रक्चर से हम हाइब्रिडाइजेशन क्लोज कर सकते हैं। किसका हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन का। तो ये बेसिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने डिस्कस किया, sp3, sp2 और sp। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि परसेंट एस कैरेक्टर। किसी बच्चे ने मुझे पूछा था कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे वेरी करती है। कार्बन तो एक ही एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे होती है? तो आपको समझना पड़ेगा एस ऑर्बिटल जो होती है वो न्यूक्लियस के एग्जैक्ट क्या होती है? नज़दीक होती है, लाइक दिस। तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से सबसे क्लोजेस्ट होती है कौन? एस ऑर्बिटल। तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, किसकी? एस ऑर्बिटल की। तो अब देखो अगर हमने 100 के 4 पार्ट कर दिए, तो उसमें से 4 पार्ट में से एक p है और 3 क्या है? एक s है और 3 क्या है? p। तो sp3 में परसेंटेज कैरेक्टर कितने आए? तो परसेंटेज कैरेक्टर आए 25%, हाँ या ना? अब sp2 में हमें sp2 मतलब 100 के 3 पार्ट करने हैं, उसमें से 2 पार्ट क्या होगा? p होगा, एक पार्ट क्या होगा? s होगा। तो परसेंटेज कैरेक्टर कितने आएंगे? लगभग 33.33%, ऐसा कुछ तो आएगा। उसके बाद अगर sp में देखा तो हमने 100 के 2 पार्ट करने पड़ेंगे, एक s है एक p है, मतलब परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होता है? sp में होता है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैसे वेरी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो कैसे वेरी होगी। तो sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन sp3 कार्बन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ठीक है, ये भी टॉपिक भटका दिया मैंने, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे लेके गया। पहले तो ये स्ट्रक्चर समझा कि नहीं, बोल दो कि कार्बन का लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन दो p ऑर्बिटल जो है डम्बल शेप वो ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे रहेंगे तो उसमें क्या आएगा? 2py और 2py का एक पाई बॉन्ड और 2pz का एक पाई बॉन्ड। तो दो पाई बॉन्ड बन गए। और यही स्ट्रक्चर कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड C
H और H, यहाँ पे H दिखाने रह गए, देखो H कैसे आएंगे, तो यहाँ पे H आएगा, तो ये H एटम है उसका न्यूक्लियस, और ये जो ओवरलैप बना वो भी सिग्मा है, ये H एटम उसका न्यूक्लियस, ये ओवरलैप बना वो भी सिग्मा है। इस ऑर्बिटल का क्या कहेंगे, S-sp कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे भी कैसा है, sp-s कोवैलेंट बॉन्ड है। तो s ऑर्बिटल जब sp से कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड sp से फ्यूज़ होगी, कंबाइन होगी, ओवरलैप होगी, तो बनेगा S-sp सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड में से ये क्या है, पाई है, ये भी पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताओ यहाँ पे कितने हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, देखो ये एक और ये एक, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये पहले क्लियर कर दिया था मैंने। 2 क्या हुए, पाई बॉन्ड हुए। 2 पाई बॉन्ड कैसे बने, तो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से 2 पाई बॉन्ड बन गए। ठीक है, अब ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन अगर मुझे ये ऐसे पढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा एक एक चीज़ समझाने में। तो ये जैसे चल रहा है वैसे समझ लो, उसके बाद मैं और डिटेल में उसका नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे आपका टॉपिक बढ़ता है आगे, रेजोनेंस। अब इतना 30 मिनट्स का पहला वीडियो, उसके बाद ये बताने के बाद हम टॉपिक पे बढ़ते हैं रेजोनेंस। अब एक्चुअल में रेजोनेंस अगर समझना है तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन समझ लो। व्हाट इज़ रेजोनेंस, तो यहाँ पे व्हाट इज़ रेजोनेंस के आंसर देने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन जो होता है वो एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियस होता है। तो व्हाट मूव्स इज निगेटिव चार्ज, मतलब क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो रेजोनेंस इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस क्या है, तो सिंपल टर्म्स में क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ट्रांसफर्ड एग्जैक्टली क्या होता है, तो एग्जैक्टली ट्रांसफर्ड क्या होता है, तो एग्जैक्टली ट्रांसफर्ड होता है इलेक्ट्रॉन। तो आंसर इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस में जैसे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के शुरुआत में बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज व्हाट, सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट। तो यहाँ पे रेजोनेंस जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है बोला, तो इलेक्ट्रॉन किस किस फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन रहता है, देखो इलेक्ट्रॉन पूरे यूनिवर्स में एक ही है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन काला और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नीला ऐसे नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है, लेकिन पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज़ लोन पेयर, ये भी बताऊंगा। लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो सकता है। नहीं तो क्या ट्रांसफर हो सकता है, तो एक सिमिलर चार्ज है कोई बॉडी पे, जैसे OH माइनस है तो ये माइनस चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो चार्ज कौन सा ट्रांसफर हो सकता है, सिर्फ पाई बॉन्ड, लोन पेयर और चार्ज, यही ट्रांसफर हो सकता है केमिस्ट्री में। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो रेजोनेंस समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वाई रेजोनेंस टेक प्लेस। तो रेजोनेंस क्यों होता है, तो रेजोनेंस सिर्फ इसलिए होता है कि स्टेबिलिटी मिल सके। तो सिंपल रीज़न है उसका, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी के बारे में मैंने हमेशा क्लास में एग्जांपल दिया है कि देखो सपोज़ ये क्लास है, अपना क्लासरूम है, और यहाँ पे ये चेयर्स है। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी है। यहाँ पे कोई बच्चा है, यहाँ पे कोई बच्चा है, ऐसे बच्चे समझ लो, ये ड्राइंग। अब ये एग्जैक्ट बच्चा निकालना मुझसे एक्सपेक्ट ना करो, मैं ये काम नहीं करता। तो ये देखो 6 बच्चे हैं। ठीक है, अब मुझे एक बड़ा सा बर्डन है मेरे पास, हेवी लोड। तो ये जो कंसेप्ट समझ गए तो आसान होगा आपके लिए। तो ये हेवी लोड सपोज मैंने इस बच्चे को दे दिया, ठीक है, और 1 घंटा रखा। ठीक है, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। पहले तो ये समझना है कि एक सिस्टम है, हर एक बच्चा क्या है, कनेक्टेड है, हर एक बच्चा क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, पूरे बच्चे कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो ये जो लोड अगर मैंने एक ही बच्चे को दे दिया तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, वो लोड के बोझ के तले दब जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये बच्चा अनस्टेबल हुआ तो ये पूरी सिस्टम अनस्टेबल होगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के बारे में यही होता है। मॉलिक्यूल में क्या होता है, सारे एटम्स एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब वो कनेक्ट हुए सारे एटम्स क्या होंगे, अगर मैंने एक कोई एटम पे एक हेवी लोड दे दिया, जैसे कि हेवी लोड केमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो चार्ज। अब चार्ज मतलब क्या, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज अगर एक बच्चे पे दे दिया मैंने
तो क्या होगा पता है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब वो अनस्टेबल होने से पूरी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? तो सोल्यूशन भी मेरे पास है। सोल्यूशन क्या है? तो यही जो हेवी लोड है ये बच्चा क्या करेगा, 1 घंटे तक रखा था ना इसके सर पे, अब ऐसे नहीं करेंगे। अब एक बच्चे को दे दिया तो वो इमीडिएट उसको ट्रांसफ़र करेगा दूसरे बच्चे पे, फिर इमीडिएट ये बच्चा दूसरे बच्चे पे, ये बच्चा दूसरे बच्चे पे, ये बच्चा इधर, फिर ये बच्चा इधर, फिर से ये बच्चा इधर, फिर से ये बच्चा इधर, खेलते रहेंगे चार्ज के साथ। मतलब क्या, हेवी लोड ट्रांसफ़र होते रहेगा। अब ये सॉल्यूशन कैसे हुआ सर? सॉल्यूशन ये इसलिए हुआ कि हर एक बच्चे को जो निगेटिव चार्ज बर्डन था वो बहुत कम समय के लिए मिलेगा। अगर बहुत कम समय के लिए मिलेगा तो ये सारी सिस्टम किसकी ओर बढ़ेगी? स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या निकाला मैंने? स्टेबिलिटी का। ट्रांसफ़र करो, किसको ट्रांसफ़र करो? हेवी लोड को ट्रांसफ़र करो। हेवी लोड को ट्रांसफ़र करना मतलब क्या करना? तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना। इलेक्ट्रॉन कौन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबके रेजोनेंस हम देखेंगे, लेकिन पहले समझ जाओ रेजोनेंस क्यों होता है। तो रेजोनेंस सिर्फ इसलिए होता है केमिस्ट्री में क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए होती है। किसको? मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को और कंपाउंड्स को। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? तो ट्रांसफर से मिलेगी। समझ गए बात को? तो पहला पॉइंट, व्हाट इज रेजोनेंस? इट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। What is exactly transferred? The electron is exactly transferred. Which electrons are exactly transferred? The pi electron and lone pair and charge is exactly transferred. We are going to revisit this point after some time. But now consider कि why resonance take place? तो स्टेबिलिटी की वजह से होता है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल अच्छे से बार बार देखो, 2x के स्पीड पे देखो, समझ जाओगे कि एक बच्चे पे एक चार्ज तो अनस्टेबल, तो वो घुमाएगा तो हर एक के लिए कम समय का मिलेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो केमिस्ट्री में हमेशा चार्ज जो होता है वो ट्रांसफ़र करने का काम करना पड़ता है क्योंकि मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने चार्ज ट्रांसफ़र नहीं किया तो वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? अनस्टेबल बन जाएगा, फिर वो डिकम्पोज भी हो सकता है। अब पॉइंट लेते हैं कि सर रेजोनेंस करके दिखाओ। अब रेजोनेंस करना है तो सिंपल एक सिस्टम समझो, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन और इस कार्बन में पाई बॉन्ड और इस कार्बन और इस कार्बन में पाई बॉन्ड। ठीक है, लाइक दिस। सपोज इस कार्बन में पाई बॉन्ड, फिर से इस कार्बन पे कोई पाई बॉन्ड नहीं, मतलब ये sp3, ये CH3, ये CH2, ये CH, ये CH और ये भी क्या हुआ? CH। ना अगर आपको ये समझ सकता है तो ये मॉलिक्यूल देखो, इस मॉलिक्यूल का नाम है 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेन हुआ और पेंट 1,3 डाई इन हुआ। पेंट 1,3 डाई इन हुआ। ठीक है, अब ये देखो कि ये 1,3 डाई इन में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखो। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका है sp2, इसका है sp2, इसका है sp2, इसका है sp3। नाउ अगर इसका ऑर्बिटल पिक्चर हम ड्रॉ करें निग्लेक्टिंग व्हाट? हाइड्रोजन्स, तो सिंपल बात समझो कि ये कार्बन और कार्बन में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ये सिग्मा बॉन्ड भी निग्लेक्ट कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड भी निग्लेक्ट कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड निग्लेक्ट कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड निग्लेक्ट। ना पाई बॉन्ड तो है, पाई बॉन्ड कहाँ पे है? देखो ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, इसके 2 लोब्स, ये देखो ऊपर भी फ्यूज़ हुए, नीचे भी फ्यूज़ हुए, मतलब ओवरलैप हुआ है, मतलब क्या बना है? बॉन्ड बना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुल मिला के ये दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कुल मिला के दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वैसे ही है, 2 ऐसे दिखा है, तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। वही इलेक्ट्रॉन नीचे दिखा सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉन नीचे दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। अब सर 4 पाई बॉन्ड है? नहीं रहे, 2 ही पाई बॉन्ड है। इधर ये 2 मिला के 1 होता है, क्योंकि 2 लोब होते हैं तो ऊपर भी दिखाना पड़ता है, नीचे भी दिखाना पड़ता है। अब देखो ये जो p ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। अब ये p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? यहाँ से यहाँ तो ट्रांसफ़र होता ही है पक्का, लेकिन यहाँ से यहाँ पे भी हो सकता है ना, और यहाँ से यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब क्या? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई? मोबिलिटी मिल गई ड्यू टू दिस p ऑर्बिटल। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव होंगे। कैसे मूव होंगे? तो मैं बताता हूँ। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही था स्ट्रक्चर। अब देखो अगर मैंने ये पाई इलेक्ट्रॉन उठा के इस बॉन्ड में भर दिए, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो क्या होगा? तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों डिस्टर्ब हो जाएगी? तो यहाँ पे 1 बॉन्ड पहले से था, ये 2 बॉन्ड पहले से थे, और 1 बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन, जो मैंने शो नहीं किया। तो 3 बॉन्ड के जगह यहाँ पे 4 बॉन्ड समझो। तो यहाँ पे ये बॉन्ड अगर मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कैसे दिखाया मैंने? सिंगल हेडेड एरो से दिखाया।
तो यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन उठाए क्योंकि इस एरो को 2 हेड है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मैंने यहाँ पे मूव किया तो इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के सर पे डाल देगा। अब इस कार्बन के सर पे क्यों डाला, तो इस कार्बन को तो वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये CH3 है। अगर इसने यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में भर दिए, इस बॉन्ड में, तो ये कार्बन की वैलेंसी तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। मतलब क्या, CH3 का क्या बन जाएगा, CH3 का टूट ही जाएगा। मतलब क्या, तो 4 बॉन्ड पहले से है, 5वां बॉन्ड आ नहीं सकता, तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो, इसके 2 हाइड्रोजन में दिखा भी देता हूँ, चलो इसका 1 हाइड्रोजन में दिखा देता हूँ, इसके 1 हाइड्रोजन में दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आया, तो आपको यही मूवमेंट समझना है सिर्फ रेजोनेंस में। देखो क्या मूव हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड मूव हो रहा है। पाई बॉन्ड मूव होना रेजोनेंस में अलाउड है। क्यों मूव होता है, तो स्टेबिलिटी की वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2H आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बना। अब सिंगल बॉन्ड बना लेकिन इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया। अब किसको इस कार्बन का प्लस चार्ज समझा, अब सिंपल है कि 2 इलेक्ट्रॉन जब मैंने उठा लिए तो इस कार्बन का जो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड था वो भी उठा लिया मैंने, तो इस वजह से उस पर क्या आया, प्लस चार्ज आया। फिर ये बॉन्ड इधर चला गया तो इधर डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन वैसे ही है। तो इस कार्बन को कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसका बॉन्ड इसके साथ था, इस कार्बन के साथ, अब इसके साथ है, तो यहाँ पे कार्बन आया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक H था, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था वो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। फिर इस कार्बन का 1 हाइड्रोजन शो करना भूल गया था, तो ये 1 हाइड्रोजन है ही, और यहाँ पे CH3 आ गया। तो देखो क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, बॉन्ड ट्रांसफर हुआ कि नहीं। ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड कहाँ चला गया, बीच के कार्बन को, और यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस आया। अब इसको फिर से उठा सकते हैं कि ये माइनस चार्ज फिर से यहाँ पे मूव कर सकते हैं, तो इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी। क्यों डिस्टर्ब होगी, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये मूव हुआ तो ये भी यहाँ पे मूव होगा, और ये यहाँ पे मूव हो गया तो फिर से एक स्ट्रक्चर ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब क्या, तो देखो CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे H, तो फिर से स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो गया। अब ऐसी मूवमेंट क्यों हुई, तो खुद को कन्विंस करो। ऐसी मूवमेंट इसलिए हुई कि आपको क्या दिखाना था, रेजोनेंस दिखाना था, ठीक है। अब यही मूवमेंट को अगर आप पूरा समझ सकते हो तो मैं बॉन्ड लाइन में दिखाता हूँ, वहाँ पे समझना थोड़ा आसान होता है। लाइक दिस, सपोज ये ऐसा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठाने हैं, इस बॉन्ड में डालने हैं, क्योंकि देखो डबल के बाद सिंगल आना चाहिए, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, तो ही रेजोनेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डिस्टर्ब होगी वैलेंसी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डाल देगा, इसके ऊपर डाल देगा। फिर इसकी डिस्टर्ब होगी वैलेंसी, तो ये इसके माथे पे डालेगा, क्योंकि इधर नहीं जा सकता वो, इधर डबल बॉन्ड आप दिखाई नहीं सकते नेक्स्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर वो दिखाएंगे आप तो इधर क्या आएगा, तो इधर के कार्बन की जो वैलेंसी है, ये CH3 था ना, तो ये डबल बॉन्ड दिखाया तो वो क्या हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ उसके हिसाब से अगला स्ट्रक्चर निकाल के दिखाओ। अगला स्ट्रक्चर कैसे आया, तो ये मस्त होता है, बढ़िया होता है। देखो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना। एग्जैक्टली इमेजिन करो किस कार्बन का नुकसान हुआ, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन दूर गए, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन उसके नज़दीक आए। मतलब यहाँ पे देखो इस एरो ने क्या बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन इसके माथे पे पुट कर दिए, तो इसके माथे पे पुट किए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो रेजोनेंस। फिर से रेजोनेंस इतनी थोड़ी सी अगर डीप में जाओ, अगर थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे काम करना है, खाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो मैं भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन रेजोनेंस क्या होता है एग्जैक्टली ये बताना था, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया, ठीक है। अब व्हाट इज रेजोनेंस इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज एग्जैक्टली बीन ट्रांसफर इज पाई बॉन्ड, लोन पेयर एंड चार्ज। व्हाट वाई रेजोनेंस टेक प्लेस, तो ड्यू टू स्टेबिलिटी टेक प्लेस। फिर उसके बाद क्या बचा, तो एक एग्जाम्पल, ये काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है, मतलब मैं ही खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया एग्जाम्पल है फॉर द अंडरस्टैंडिंग रेजोनेंस। फिर यहाँ पे ये मूवमेंट क्यों हुआ, तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे थे, पाई इलेक्ट्रॉन के पी ऑर्बिटल में क्या होता है, मूवमेंट के लिए चांस होता है, क्योंकि देखो ना अगर ऐसा है और ऐसा है तो देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पी ऑर्बिटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को चांस देता है। तो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल इज दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस। तो ये अगर स्ट्रक्चर समझ गए तो मैं यहाँ पे इसी तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की क्या करूँगा, आपको एग्जाम्पल दूंगा, तो आपका रेजोनेंस क्लियर हो जाएगा। देखो कार्बन है, तो कार्बन में आपको सबसे पहले बेंजीन समझना है, ठीक है।
अब कार्बन में बेंजीन समझना है तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुआ बेंजीन का। यहाँ पे H, यहाँ पे H, 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 H और H। देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ, थोड़ा आड़ा टेढ़ा है लेकिन स्ट्रक्चर बेंजीन का ही है। तो बेंजीन इज व्हाट, C6H6। अब बेंजीन का हर एक कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे पता लगा सर? तो देखो ना, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल यूज़ किए उसने। वो 3 ऑर्बिटल कौन से होंगे बताओ? वो 3 ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल होंगे, मतलब sp2 sp2 sp2। और एक जो बचा था वो क्या रहेगा? वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेगा। और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच वो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड अगर कार्बन बना रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2 हुआ। ठीक है, अब इस पाई बॉन्ड्स को समझने के लिए बेंजीन को थोड़ा टेढ़ा करते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, ये हुआ बेंजीन। अब बेंजीन के जो सिग्मा बॉन्ड है वो दिख रहे हैं यहाँ पे, कार्बन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन निग्लेक्ट कर दिया मैंने। अब जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेगी वो कैसी रहेगी? ऐसी रहेगी हर एक कार्बन की, क्योंकि sp2 है ना, तो एक p बचा था वो क्या रहेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेगा। तो ये हुआ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब इसी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल है। तो ये देखो पॉसिबल मूवमेंट में निकाल रहा हूँ, नीचे भी पॉसिबल है जैसे ऊपर पॉसिबल है, क्योंकि 2 लोब्स रहते हैं। तो ये हुआ। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आए सर? तो सिंपल है, 3 पाई बॉन्ड है तो हर एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो बता चुका हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में मूव करेंगे। अब ये अगर मूव करेगा तो बेंजीन के कैसे कैसे स्ट्रक्चर मिलते जाएंगे हम। तो ये बेंजीन है, ये पाई पाई पाई, ये दूसरा भी ऐसा 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 ऐसा, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा। अब हुआ क्या देखो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे शिफ्टिंग के बाद स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? ये बॉन्ड इधर तो ये पे ऐसे चार्ज, ये बॉन्ड इधर तो ये चार्ज ये चार्ज। अब इस कार्बन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, देखो इसका 2 इलेक्ट्रॉन गया 2 इलेक्ट्रॉन आया। इस कार्बन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन गया 2 इलेक्ट्रॉन आया। तो ऐसे ही ये स्ट्रक्चर बना। तो बेंजीन में भी जो कॉन्जुगेशन होता है उस वजह से वो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। मूव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मूव करेंगे या यहाँ पे मूव करेंगे। तो बेंजीन इज लाइक व्हाट? सैंडविच ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर भी इलेक्ट्रॉन नीचे भी इलेक्ट्रॉन, बीच में पाव, पाव नहीं बेंजीन। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेंजीन के स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे रेजोनेंस समझने के लिए और भी थोड़े एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वो अच्छे से देता हूँ। पहले तो ये समझ लो कि मैं क्या बात कर रहा रेजोनेंस के बारे में और रेजोनेंस क्या होता है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस का बेसिक कंसेप्ट समझ नहीं आया तो भी स्ट्रक्चर निकालते आने चाहिए, वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं रेजोनेंस 3 में, तब बोलते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स।